हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं मौलिक अधिकार, जिन्हें हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। तो मौलिक अधिकार का संविधान में, भारत के संविधान में से हमने भाग 3 में रखा है और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। जो हमारा मूल संविधान है उसमें 7 मौलिक अधिकार थे जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1778 के दौरान, तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा था। अब मूल अधिकारों का संरक्षण, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनका संरक्षण भी तो कोई करेगा ना, तो इसका संरक्षण हमारा सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे 7 मौलिक अधिकार, हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से और वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा आता है कि समता का अधिकार। समता का अधिकार मीन्स राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी आप जैसे कि देख सकते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच आता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 के अंतर्गत आता है, जिसे हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच आता है। और हमारा 24 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि 25 से 28 के बीच आता है। अब हम दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे 5वां मौलिक अधिकार। तो 5वां मौलिक अधिकार हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तो ये हमारा आता है 29 से 30 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब हम देखते हैं 6वें और आखिरी को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो हमारा अनुच्छेद 32 में आता है। दोस्तों, अभी हमने देखा 6 अपने मौलिक अधिकारों को सिर्फ ऐसा बेसिकली कि क्या है और कितने अनुच्छेद के बीच में आता है। अब हम इसे और डीपली पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पहले मौलिक अधिकार से, जैसे समानता का अधिकार कहा जाता है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। हम ये अनुच्छेद 14 से 18 को भी देखेंगे कि इसमें क्या है और क्या बताया गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 हमारे ये कहता है कि विधि के समक्ष समता, मतलब जो इसका अर्थ यह है कि कानून के सामने प्रति व्यक्ति एक समान है। कानून के सामने आप चाहे लंगड़े हैं, लूले हैं, आपका कैसा भी रंग है, आप समान हैं सब। तथा राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान कानून लागू करेगा। अगर कोई भी क्राइम होता है, अगर अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, तो दोनों को कानून एक सी सज़ा देगा। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन होगा, नहीं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किसी भी नागरिक के प्रति उसका धर्म, कि वो ऊंची जाति से या नीची जाति से है, या फिर वो लड़का है या लड़की है, या उसका जन्म स्थान कहाँ का है, तो इन सब फैक्ट्स पर कोई भी जजमेंट नहीं होगा। अगर चीज जजमेंट होता है तो एक्शन लिया जाएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं हम अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 हमारा क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब से या जो वो कोई भी जॉब निकाल रहा है, तो आपको उसमें कोई भी वो नहीं कर पाएगा, मतलब आपके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होगा, आप समान हैं राज्य के लिए। अगर आपकी योग्यता है तो आपको वो जॉब जरूर मिलेगी। तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में किसी भी नागरिकों को अवसर की समानता, आपको सेम अवसर मिलेगा, बिल्कुल कोई भी आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। अपवाद मतलब एक्सेप्शन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, जो ST OBC हैं और जिनको भी रिजर्वेशन मिलता है, उन्हें मतलब छोड़कर आपको सेम अवसर की समानता देखी जा रही है हमारे संविधान में।
चलिए अब दोस्तों हम अनुच्छेद 17 पर चलते हैं। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत। कोई भी छुआछूत नहीं होगी। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ छुआछूत कर रहा है तो आप बाकायदा उसकी प्रति एक्शन ले सकती हैं। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे जरूर दंड मिलेगा। चलिए अब हम दोस्तों अब हम अनुच्छेद 18 पढ़ेंगे, जो कि हमारे ये समानता का अधिकार का आखिरी अनुच्छेद रहेगा। अनुच्छेद 18 हमारा कहता है कि उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं कराई जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के बिना कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। जैसे कि पहले हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब देखते हैं कि राजा महाराजा ऐसी उपाधियां होती थी, लेकिन अब कोई उपाधि नहीं है। सिर्फ आपको सेना या विद्या, जैसे डॉक्टर लोग लगा लेते हैं अपने नाम के आगे, या जनरल, मतलब सेना में कहते हैं ना गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब ये है कि उपाधियों का अंत हो गया है। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। तो जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जो भी है, तो ये सब हमारे इसी अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जैसे कि हम देख सकते हैं 19 से 22 के बीच होता है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अनुच्छेद 19F जो कि यहाँ बताया गया है संपत्ति का अधिकार, तो हमारे अनुच्छेद में 19F को हटा दिया गया है। किसके अनुसार? 44वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको हटा दिया गया है। तो आपको इसको नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ अपन इतना पढ़ेंगे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और F को हटा देंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19F को हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 19G, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेंगे कि अनुच्छेद 19 में कितने हैं? 6 संविधान है, और ये जो 7वां था इसको हटा दिया गया है। इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 19A कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी पॉलिटिशियन या जो भी आपको अनयूजुअल लगता है आप उसके प्रति बोल सकते हैं। अनुच्छेद 19B सभा करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी सभा कर सकते हैं, कोई ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी इशू के ऊपर, या पॉलिटिकल इशू है या कोई भी इशू है जो आपको लगता है। अनुच्छेड 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19C में हमें ये कहता है कि आप संघ बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। और 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आप गवर्न की स्वतंत्रता, आप किसी भी देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। और 19 कोई आपको नहीं रोकेगा। 19 ये आप किसी देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, कहीं भी आपका आज भोपाल में रहना है तो रहिए, आपको आज भोपाल से मन उठ के चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ जा सकते हैं। हमारा अनुच्छेद 19F तो हट ही चुका है, संपत्ति का अधिकार, इसको बस ये याद रखना कि इसमें है नहीं है। अब हमारा अनुच्छेद 19G व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप व्यापार कर सकते हैं लेकिन वो व्यापार लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ड्रग्स कर रहे हैं या जो भी है, इलीगल कुछ नहीं कर सकते, आप लीगल ही कोई भी कर सकते हैं व्यापार। चलिए अब हम चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दो सिद्ध करने के संबंध में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे आप कोई भी अपराधी हैं, तो माना कि आपने कोई अपराध किया है, लेकिन आपको ये अधिकार है कि आप उसे सिद्ध कर सकें कि आपने वो अधिकार नहीं किया है, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है कि एक अपराधी को एक अपराध की एक ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि कई सज़ाएं, एक ही सज़ा, बार बार आपको सज़ा मिल रही है। अपराध करते वक्त जो कानून बना उसी के तहत सज़ा, अपराध करते वक्त जो भी कानून बना है उसी के तहत हम व्यक्ति को सज़ा देंगे। खुद के खिलाफ गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। आप खुद के खिलाफ बोलना चाहते हैं
तो आपको कोई भी बाध्य नहीं करेगा। आप खुद के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं तो आपको कोई रोकेगा नहीं कि नहीं भाई तुम नहीं दे सकते, तुम तो अपराधी हो, तुम खुद को भी बचा सकते हो। अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। तो हम किसी भी व्यक्ति को जीने से नहीं रोक सकते, उसकी स्वतंत्रताएं नहीं छीन सकते। वो एक देश के अंदर उसकी कानूनी सीमा के अंदर अपने जीवन जीने का अधिकार का भरपूर उपयोग कर सकता है, कोई भी उससे वो अधिकार नहीं छीन सकता। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 20A क्या कहता है। इसमें यह है कि अनुच्छेद 20A हमारा कहता है शिक्षा का अधिकार। 18वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। अनुच्छेद 46वें संविधान संशोधन 2002 जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा निःशुल्क है और वो शिक्षा अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई माता पिता कहेंगे नहीं भैया हमें अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना, नहीं, ये सरकार ने अनिवार्य किया है, आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण, अपराध के बाद दंडात्मक निरोध। जैसे मान लीजिए कि इसके गिरफ्तारी के संरक्षण मतलब आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आप उससे बचेंगे कैसे? तो आप दो तरह से बच सकते हैं। अपराध के बाद दंडात्मक निरोध मतलब हिरासत में लेने का कारण बताना। तो जो सरकार है या जो भी पुलिस है उसे ये बताना पड़ेगा कि आपको हिरासत में क्यों लिया है, उसका कारण बताया जाएगा। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। आपको 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। जो भी ऑफिसर होगा दंडाधिकारी उसके सामने आपको पेश किया जाएगा। और 3 में है कि अपने पसंद के वकील की सलाह ले सकते हैं। आपने कोई भी अपराध कर दिया है या फिर आप किसी सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने पसंद के वकील को चुन सकते हैं। अब क्या होता है कि अपराध के पहले ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लीजिए कोई नेता है, अब वो कोई भड़काऊ बयान दे रहा है तो उसे हम अरेस्ट कर सकते हैं ताकि वो आगे कोई भी वो ना कर सके, कोई भी विपत्ति ना खड़ी हो जाए। तो वो इसमें क्या है, वारंट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष पेश भी नहीं करना और 3 महीने तक जेल काटता रहेगा। दोस्तों हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत। हमारा अनुच्छेद 23 क्या कहता है, देखिए आज जानते हैं। हमारा 23 अनुच्छेद कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर निषेध। किसी भी व्यक्ति की बिक्री नहीं की जाएगी, उसे सेल नहीं किया जाएगा, उसे ना ही बाय कर सकता है, ना ही खरीदा जा सकता है और ना ही उसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराई जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक दंडनीय अपराध है और इसके प्रति सरकार एक्शन लेगी। राज्य सरकार जो हमारी इसके प्रति एक्शन ले सकती है अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है। ये हमारे अनुच्छेद 23 में बताया गया है। अब चलते हैं हम अनुच्छेद 24 पर। अनुच्छेद 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी बच्चे को 14 की कोई भी अनुच्छेद 24 हमारा कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। जो बच्चे 14 साल की कम उम्र के होते हैं उन्हें किसी भी कारखाने या कोई भी ऐसा जोखिम भरा काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी बच्चा ऐसी जगह काम करता मिला जैसे कारखाने हैं या खाने होती हैं तो उसके प्रति एक्शन लिया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे चौथे मौलिक अधिकार पर जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 24 से 28 के बीच ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगर आप किसी भी धर्म से हैं और अगर आप उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन
इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाज को मान सकता है और उसका धर्म प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हिंदू धर्म अच्छा नहीं लग रहा, आपको मुस्लिम धर्म अपनाना है, तो आप अपना सकते हैं। कोई भी इसके लिए आपको ना इसमें दंड मिलेगा। आप स्वतंत्र हैं कोई भी धर्म को चुनने में, कोई भी धर्म का चुनाव करने में। अब आते हैं हम अनुच्छेद 26 पर। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक के संस्थाओं की स्थापना का पोषण करने, विधि सम्मत या संपत्ति को अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। देखो, अपन धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपन कोई भी धार्मिक संस्था का, कोई भी मंदिर की स्थापना करवा सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपनी उसमें संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। तो अपन को धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 हमारा कहता है ये। चलिए अब अनुच्छेद 27 देख लेते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त, टैक्स फ्री। धार्मिक कार्यों के लिए आप टैक्स फ्री हैं। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी कोई भी राज्य आपको ऐसा टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए बाध्य हो। अनुच्छेद 28 हमारा कहता है कि सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो हमारे सरकारी संस्थान सरकारी स्कूल या कॉलेजेस जो भी हैं, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपको समझ आ गया होगा कि सरकारी खर्च या जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं उसमें किसी भी धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ना वहाँ फोर्स किया जाएगा कि आप उनके धर्म उपदेश को सुने भी, इसकी भी अनुमति नहीं है। फ्रेंड्स, हमारा 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, जो अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक मीन्स माइनॉरिटी। कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कोई भी माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, वो अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और इस आधार पर ना उसे जज किया जाएगा और वो किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश कर सकता है, उसे कोई भी रोक टोक नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 30 की। एक्चुअली जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं, इसके दो ही मेन अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो अब हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार को उसे अनुदान देने को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मदरसा, संस्कृत महाविद्यालय, कोई भी माइनॉरिटी वर्ग अपनी पसंदीदा शैक्षिक संस्था चला सकता है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसी संस्था जो शिक्षा से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, वो अल्पसंख्यक चला सकते हैं, माइनॉरिटी चला सकती है। जैसे हमारे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं मदरसा और संस्कृत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय। अब हमारा 6वां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 31 क्यों नहीं पढ़ाया, अनुच्छेद 32 ही कैसे आ गया अनुच्छेद 30 के बाद। अनुच्छेद 31 को हटा दिया है मौलिक अधिकार से, उसे कानून अधिकार में रख दिया है, जैसे कि हम पढ़ चुके थे पहले। इन दिस सेक्शन अनुच्छेद 31 एवं 19 का को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर उसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो हमारा अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से की सूची से और उसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है।
तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे डॉक्टर भीमराव ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32, क्योंकि यार अनुच्छेद 32 ही है जो हमारे मौलिक अधिकारों की संरक्षण करता है। इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के समावेश रिट निकालने की शक्ति प्राप्त है। अगर कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 5 तरह की रिट हैं निकालने की शक्ति है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार, प्रच्छालेख। अब हम एक एक कर को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हॉबियस कॉर्पस। हॉबियस कॉर्पस का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, उसे 24 घंटे के अंदर ही दंड अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। लेकिन अगर कोई भी अधिकारी आपको हिरासत में लेता है और 24 घंटे से ज़्यादा समय हो जाता है, तब ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन होना है। इसीलिए आप अपना वकील करके सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करवा सकते हैं, और जैसे ही आप अपनी रिट जारी करवाएंगे अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और परमादेश, मैंडमस, जिसे इंग्लिश में मैंडमस कहा जाता है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य या पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता, तब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ये होता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं कर रहा है सही से, तो आप उसके प्रति परमादेश जारी करवा सकते हैं। आप उसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रतिषेध लेख, क्वा वारंटो। यह रिट जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। यह रिट तब जारी होता है जब कोई व्यक्ति, जैसे किसी छात्र ने सरकारी एग्ज़ाम दिया और उसका मान लीजिए किसी कारणवश उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, किसी भी बड़े अधिकारी को घूस देकर अपना सिलेक्शन करवा लेता है। अगर ये बात आपको पता लगती है तो आप तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यह रिट तभी जारी होती है जब गैरकानूनी तरीके से कोई भी सरकारी पद प्राप्त कर लेता है। आई होप कि आपको प्रतिषेध लेख समझ आ गया होगा। नाउ अब चलते हैं हम प्रतिषेध पर। प्रोविजन, यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय को जारी किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आप अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान लीजिए कोई भी केस हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अब मर्डर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और इसकी सुनवाई हो रही है मध्य प्रदेश कोर्ट में, तो ये तो गलत होगा ना। ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसकी जो जांच है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होगी। प्रतिषेध का यही मतलब होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है, इसके अंतर्गत अधीनस्थ जहां पर मुकदमा चल रहा है उससे वरिष्ठ न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि उस मुकदमा को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजो।